गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है फर्टिलाइजर सब्सिडी। तो अभी आपको पता है यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फर्टिलाइजर्स प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ चुके हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है रिलीफ देने के लिए फार्मर्स को 60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी को और अप्रूव कर दिया है। नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी दी जाएगी और फर्स्ट 6 मंथ्स जो ऑफ इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ये सब्सिडी ईयर मार्क की गई है। ऑफ कोर्स अगर प्राइसेस स्टेबलाइज नहीं हुए तो उसके बाद दोबारा से ये 60,000 करोड़ जो है वो अगले 6 महीने में अप्रूवल दिया जाएगा। ठीक है। सो हम देखते हैं कि फर्टिलाइजर्स आपको पता ही है बेसिक केमिकल प्रोडक्ट होते हैं ये, जिनको या तो माइन किया जाता है या फिर मैन्युफैक्चर किया जाता है और ये प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए बनाए जाते हैं। तो दो तरह के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, कैल्शियम, ये सब जो मैक्रो आपके जो न्यूट्रिएंट्स जिनको आप एनपीएस भी कहते हो, एनपीके एनपीके कहते हो, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फिर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके आयरन, जिंक, कॉपर, बोरॉन, ये सब जो है इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, है ना। अब एनपीके जो है वो बहुत ही कॉमन है, वो आपने हर जगह सुना होगा कि फर्टिलाइजर्स को आप इवन सिनोनिम्स का यूज़ करते हो आप, जैसे एनपीके। और यूरिया जो है वो सबसे ज़्यादा हाईली कंज्यूम्ड फर्टिलाइजर है इंडिया में। लेकिन यूरिया का यूसेज जो है उससे हमारी जो है सॉइल हेल्थ ख़राब होती है, इसलिए हमारी गवर्नमेंट जो है वो पुश करती है कि उसको आप जो है कम यूज़ करो। आप नॉन यूरिया फर्टिलाइजर जो एनपीके हैं खासकर उनकी तरफ जो है वो मूव करने को कहा जाता है। ठीक है। तो अब जो है इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फर्टिलाइजर्स है ग्लोबली। और फर्टिलाइजर की सब्सिडी इंडिया में कैसे दी जाती है इसके बारे में भी देखते हैं। तो जैसे जो नीम कोटेड यूरिया आपको पता होगा, है ना, कि नीम कोटेड कर दिया था गवर्नमेंट ने ताकि उसका इंडस्ट्रियल यूज़ में जो है डाइवर्ट ना किया जा सके, तो उसको फार्मर ही यूज़ करे। क्योंकि सब्सिडी पे आप खरीदते हो जो है गवर्नमेंट से, और उसको अगर आप इंडस्ट्री में यूज़ करोगे तो गवर्नमेंट को नुकसान होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने उसको नीम कोट कर दिया ताकि उसका इंडस्ट्री में यूज़ ना हो सके और उसको आप सिर्फ फार्मिंग में ही यूज़ कर सको। तो जो नीम कोटेड यूरिया है इसका प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया जैसे 5,922 रुपीज़ पर टन। ठीक है। वैसे तो कॉस्ट आती है 17,000 से 23,000 पर टन, लेकिन गवर्नमेंट जो है इस पर सब्सिडी देती है और जो है फार्मर्स इस प्राइस पर इसको प्रोक्योर कर सकते हैं। तो नॉन यूरिया जो फर्टिलाइजर्स हैं उसका जो प्राइस है वो डी कंट्रोल कर चुकी है गवर्नमेंट। वो अब जो है कंपनीज फिक्स करती हैं। तो जब डी कंट्रोल कर दिया है और कंपनीज फिक्स करती हैं तो क्या होता है कि जब फॉरेन मार्केट में या कोई भी किसी भी रीज़न की वजह से अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो फार्मर्स के ऊपर जो है वो दिक्कत आ जाती है, फार्मर्स को मुश्किल हो जाती है। तो इसके लिए क्या किया है कि सब्सिडी मिलती है। तो अब कंपनीज तो अपना मार्केट प्राइस ले रही है नॉर्मल, जो उनको जितना खर्चा आता है, लेकिन गवर्नमेंट फार्मर के बिहाफ पे फर्टिलाइजर कंपनीज को सब्सिडी देती है। ऑफ कोर्स जिसका बेनिफिट, जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी वो फार्मर होता है। तो होता क्या है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सब्सिडी सिस्टम के थ्रू सब्सिडी दी जाती है। फार्मर जाता है फर्टिलाइजर कंपनी से खरीदने, और फर्टिलाइजर कंपनी जो है वो ई उर्वरक पोर्टल जो है डीबीटी पोर्टल पर जो है वो सेल को जो कर देती है। ठीक है। ई उर्वरक पोर्टल पे सेल की गई, समझ लो एग्जाम्पल लेते हैं, 1,000 रुपये की सब्सिडी जो है वो, एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, 1,000 रुपये का मार्केट प्राइस था। फार्मर को कंपनी ने जो है वो 200 रुपये पे बेच दिया। जो 800 रुपये थे फार्मर के, जो 800 रुपये का गैप है वो गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर कंपनी को जो है फार्मर के बिहाफ पर पे कर दिया। ठीक है। या फिर इसमें क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो सिस्टम में क्या होता है, सब्सिडी जो है वो कंपनीज को ही पे की जाती है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट उन्हीं के ही अकाउंट में जाता है। ठीक है। तो अब जो है इसमें फार्मर को नहीं जा रहा, फार्मर को तो ऑफ कोर्स प्राइस ही कम देना है क्योंकि उनको सब्सिडी नहीं मिल रही है। अब इसमें क्या होता है कि कंपनीज को डीबीटी के थ्रू जो है सब्सिडी मिल जाती है, लेकिन तभी वो मिलेगी सब्सिडी अगर आपने ई उर्वरक पोर्टल से ही उसकी सेल की है। ठीक है। तो जो है पॉइंट ऑफ सेल मशीन के थ्रू जो है ई उर्वरक पोर्टल पे उस सेल को रजिस्टर करते हैं तो कंपनीज को वो सब्सिडी मिल जाती है ऑन बिहाफ ऑफ फार्मर्स। ठीक है। सो अब गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं। गवर्नमेंट ने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम भी निकाली 2010 में, जिसके अंदर क्या होता है कि एक फिक्स्ड रेट ऑफ सब्सिडी जो है वो ईयर मार्क कर दी गई एज पर वेट। तो होता क्या है कि पर केजी के बेसिस पर सब्सिडी मिलती है। अब क्यों पर केजी के बेसिस पर सब्सिडी ईयर मार्क की गई है? ताकि लोग उसका ज़्यादा यूज़ ना करें, ताकि ऐसा ना हो कि रेट के हिसाब से सब्सिडी नहीं है। बैलेंस्ड यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर बढ़ाने के लिए 2010 में जो है सब्सिडी को वेट के हिसाब से जो है वो कर दिया गया था। अब इसमें यूरिया को कवर नहीं किया गया था कि 2010 की स्कीम है।
फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है हमारे लिए वो है नीम कोटेड यूरिया। जैसा मैं आपको बता रहा था कि यूरिया का इस्तेमाल होता क्या था कि फार्मर्स के नाम पर, या इवन फार्मर्स भी कुछ जो हैं जो रिच फार्मर्स, वो यूरिया सब्सिडाइज प्राइस पे गवर्नमेंट से ले लेते थे और उसका अपना इंडस्ट्रियल यूज़ में यूज़ कर लेते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसका इंडस्ट्रियल यूज़ में डाइवर्जन ना हो, तो इसलिए यूरिया को ही आप नीम ट्री सीड ऑयल्स के साथ जो है कोट कर दो, ताकि उसको ऑफकोर्स सिर्फ आप जो है अपनी फार्म में ही यूज़ कर पाओ, उसका जो है आप डाइवर्ट ना कर पाओ, उसका इंडस्ट्रियल यूज़ ना कर पाओ। ठीक है, तो इसलिए अब डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को कहा गया कि 100% यूरिया जो है वो अब नीम कोटेड यूरिया ही होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है 2015 से इसको नीम कोटेड करना शुरू कर दिया गया। तो अब जो है न्यू यूरिया पॉलिसी भी निकाली गई 2015 में, जिसमें कहा गया कि अब हम इंडिजिनसली हम यूरिया को प्रोड्यूस किया करेंगे, एनर्जी एफिशिएंसी भी आएगी, सब्सिडी बर्डन भी कम होगा गवर्नमेंट का, हमको नहीं तो इम्पोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको लिए जो है 2015 में पॉलिसी भी आई थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को जो है उसमें अमेंडमेंट किया जाए। अब ये सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में क्या होता है, आपकी बर्थ की रजिस्ट्रेशन, डेथ की रजिस्ट्रेशन, ये रियल टाइम बेसिस पे की जाती है। ठीक है, तो अब इसको गवर्नमेंट जो है वो डिजिटाइज करने का प्लान कर रही है। तो अभी होता क्या है एक्चुअली कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 के मुताबिक इंडिया में बर्थ को, डेथ को और स्टिल बर्थ को जो है रजिस्टर कराना मैंडेटरी है। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास डेटाबेस जाता है, ये सारा जो है मैच हमारे होम मिनिस्ट्री के अंडर होते हैं, लेकिन इकट्ठा कौन करता है सारा डेटा? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शनरीज जो है ये सारा डेटा इकट्ठा करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। कोऑर्डिनेशन का काम सिर्फ रजिस्ट्रार जनरल का रहता है। लेकिन अब जो है अमेंडमेंट में ये प्रपोज किया जा रहा है कि स्टेट्स नहीं, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है वो डेटाबेस को मेंटेन करेगी, इसको नेशनल लेवल पर डेटाबेस को मेंटेन किया जाएगा और इस डेटाबेस का यूज़ फर्दर पॉपुलेशन रजिस्टर, इलेक्टोरल रजिस्टर, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब डेटाबेस के बनाने में भी यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है डेटा इकट्ठा करती हैं, उसमें बहुत से लैब्स भी हो जाते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि सिटीजन्स की जो है ये एटलीस्ट जो रजिस्ट्रेशन की एक्सरसाइज है वो खुद जो है होम मिनिस्ट्री खुद करे। ठीक है, तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स आपको पता है होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, पॉपुलेशन सेंसस भी यही कंडक्ट करते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ जो है उसकी मॉनिटरिंग भी यही करते हैं, सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जिसमें फर्टिलिटी और मॉर्टेलिटी रेट जो है वो जो है सर्वे किया जाता है, वो भी यही करते हैं। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है। ऑफकोर्स ये रिवर चेनाब पर बनाया जाएगा और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, ये जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसके किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ये बनाया जाएगा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अब इसको जो है चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि एक एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जॉइंट वेंचर से कंपनी बनाई गई है, वो ये कंपनी इसको प्रोजेक्ट को बनाने वाली है। अगले 54 मंथ्स के अंदर इसको कमीशन कर लिया जाएगा। इंडस बेसिन का ही ऑफकोर्स ये पार्ट होगा प्रोजेक्ट, और ऐसे 4 और भी प्रोजेक्ट्स जो है वो अप्रूव जो है वो फ्यूचर में बनने वाले हैं। ठीक है, अब इंडस वाटर ट्रीटी देखते हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि हम इंडस रिवर पे बना रहे हैं, इंडस बेसिन की एक रिवर पे, चेनाब रिवर पे, जो ऑफ कोर्स पाकिस्तान के एज पर इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के हिस्से में आई थी, उस पर हम क्या ये बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते, ये भी देख लेते हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन की गई थी। 6 रिवर्स हैं इंडस बेसिन की, उनको जो है डिवाइड किया गया था। 3 जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, झेलम, चेनाब और इंडस, ये तीनों तो पाकिस्तान के हिस्से गई। रावी, ब्यास और सतलुज इंडिया के हिस्से आई। ठीक है, लेकिन इंडिया को कहा गया कि आप जो है नॉन कंजम्पटिव पर्पस के लिए, ठीक है, जो है आप जो है वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर जो है आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। मतलब नॉन कंजम्पटिव पर्पस क्या होंगे कि आप उसके पानी को स्टोर नहीं करोगे, आप उसके पानी का यूज़ इरिगेशन सिस्टम्स पे नहीं करोगे। आप नॉन कंजम्पटिव पर्पस क्या होगा कि आप पानी को नहीं रोकोगे, मतलब पानी को जाने दोगे आप, या जैसे कि पाकिस्तान में जाने दोगे। तो कैसे हो सकता है वो? आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना सकते हो, उसका पानी जो है उसमें आप पानी को रोक नहीं रहे हो, सिर्फ पानी का इस्तेमाल कर रहे हो बिजली बनाने में। ठीक है, तो वो आपको अलाउड है करना वेस्टर्न रिवर्स पे। तो हम इंडिया जो है इंडस वाटर ट्रीटी का कोई प्रोविजन वायलेट नहीं कर रहा है ऑफ कोर्स, लेकिन पाकिस्तान इसके खिलाफ जो है आर्ग्यूमेंट डिफरेंट देगा। वहाँ पर ये पॉलिटिसाइज करने का इस चीज़ को ट्रेंड है। तो अब ये ट्रीटी जो है वो वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर की थी।
इसके लिए आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म भी बनाया गया कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए इंडिया पाकिस्तान के बीच में इस ट्रीटी को लेके तो वो वर्ल्ड बैंक ही इसको जो है वो आर्बिट्रेशन करेगा, ठीक है। फिर एक परमानेंट इंडेक्स कमीशन भी बनाया गया है जो कि इस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट भी करता है और मैनेज भी करता है, ठीक है। तो देखना आने वाले टाइम में इस प्रोजेक्ट को लेकर भी जो है पाकिस्तान और इंडिया में जो है डिस्प्यूट होगा, वो कहेंगे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी का वायलेशन कर रहे हो, जबकि हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है उन्होंने हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री का मॉड्यूल जो है वो नर्सिस के लिए उसको रिलीज़ कर दिया है। अभी तक हम डॉक्टर्स को ऑलरेडी हम ऑन बोर्ड कर चुके हैं हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री के ऊपर, और अब जो है आने वाले टाइम में हम धीरे धीरे सारे जितने भी हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको हम, या हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको हम हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री पर रजिस्टर करना चाहते हैं। तो अब जो है नर्सिस चाहे जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो उसमें काम कर रही हैं, चाहे ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन में काम कर रही हैं, वो अपने आप को एनरोल कर पाएंगी हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री से, ठीक है। तो अब हम अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर नर्सिस हम पैरामेडिकल्स, ग्रास रूट लेवल कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, आशा वर्कर्स, मेडिकल सपोर्ट स्टाफ, अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, इन सबको हम रजिस्ट्री में जो है वो एनरोल करना चाहते हैं। तो ये हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री है ही यही चीज़, ठीक है, एक रिपोजिटरी है ये सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का ही ये पार्ट है। इसमें हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ऑनबोर्ड करेंगे इंडिया के डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के साथ, ताकि पेशेंट्स को हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ कनेक्ट कराया जा सके, ठीक है, या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ऑफकोर्स पेशेंट के साथ कनेक्ट किया जा सके, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपके जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए एक आपको एक डेटाबेस मिल जाएगा, कि आपको एक ट्रस्टेड डेटाबेस मिल जाएगा कि हाँ उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस मिल जाएगी, आप उनको डिस्कवर कर पाओगे, आप सर्च कर पाओगे कि आपके आसपास कौन से रजिस्टर्ड जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स मौजूद हैं। अब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी आपको पता ही है एपेक्स बॉडी है जो कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है, और इवन जो है आयुष्मान भारत जो है आपका उनकी जो PMJ आपकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसको भी इम्प्लीमेंटेशन का काम यही नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ही करती है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स in English. So the first topic is fertilizer subsidy. So you know that due to Ukraine-Russia conflict, fertilizer prices are skyrocketing. So the Union Cabinet has recently decided that they will be providing a subsidy of more than 60,000 crore for non-urea fertilizers for the first 6 months of this financial year. And in case the fertilizer prices do not stabilize in the near future, then probably an extension of this subsidy would be made in the future. So what are these fertilizers? So any chemical product which can either be mined or manufactured, and it is essential, it contains any essential plant nutrient, that is called fertilizer. So we have these two forms of fertilizers, having macronutrients and micronutrients. So macronutrient fertilizers are those which are having NPK fertilizers, okay, like these nitrogen, phosphorus, potash, calcium, etc. And micronutrients are those like with iron, zinc, copper, etc. Okay, so NPK are very famous, you know that they are very common, and urea is, but even after NPK, urea is the most highly consumed fertilizer in India. India is also the second largest consumer of fertilizers globally, and because of farmers having to bear the brunt of high prices, we provide subsidy on fertilizers. So generally, you know that urea has now been it has been made mandatory that urea fertilizer would only be sold if it is neem coated. Okay, so we had this program in 2015 that urea was to be neem coated so that its use could not be diverted to industrial purposes, so only so that it remains only valid for the use in farm farm. So that's why we focused upon neem coating of urea. Okay, so the price of it is fixed by the government. Of course, there is a huge difference between the actual price and the price which is fixed by the government. The rest of the amount is of course given as subsidy. And there are non-urea fertilizers also, but their prices have been decontrolled by the government, and now the prices are fixed by the companies. So what happens is that, of course, companies fix the prices, but what happens is that the government provides subsidy in the form of DBT. So what happens is that when a farmer goes to buy this non-urea fertilizers from the fertilizer companies, they pay only a limited amount of money. Like this has been
fixed by the government now with this 60,000 crore rupees subsidy. So what will happen is that the farmer would go to the fertilizer company. Let's suppose that at that time the price of the fertilizer is 1,000 rupees. The farmer would pay only a certain amount, let's say 200 rupees, and the rest of the 800 rupees would be transferred by the government in DBT mode to the fertilizer company. Okay, so that this transfer of subsidy would only happen after an actual sale of fertilizer to the farmer by retailer. So what happens is that the retailers are provided point of sale machines, that, like you have this POS machine, and the farmer can go there, furnish his Aadhaar unique details or a Kisan credit card number. Then the transaction is registered on e-Urvarak DBT portal, and after that this sale is made through, and the farmer has to pay only a certain amount. The rest of the amount is given as subsidy to the fertilizer companies. Okay, so there have been certain initiatives also by government, like this nutrient based subsidy scheme of 2010, under which a fixed rate of subsidy based on weight was announced, so that the farmers do not over consume these fertilizers, and they only use balanced amount of fertilizers. That's why, based upon weight, this fixed rate was announced. So irrespective of weight, you can get only a fixed amount of subsidy. Okay, so urea was of course not covered under this scheme, but later on in 2015 we started coating urea with neem tree seed oil, which is of course now called neem coated urea. So now all domestic producers have been made mandatory to produce 100% urea as neem coated urea. So even a new urea policy in 2015 was announced, according to which we wanted to increase indigenous urea production so that we can reduce the prices of it and promote energy efficiency, and also to reduce the subsidy burden of the government. Okay, so the next topic is civil registration system. So central government is planning to revamp this civil registration system in India, according to which we register our birth and death rate, or rather we go and register our births and deaths. So according to the what is this civil registration system? According to the Registration of Birth and Death Act of 1969, it is mandatory to register your births and death, and Registrar General of India is only monitoring and coordinating this activity, whereas the implementation of this civil registration system lies with the state government. Okay, so the implementation is being done by the state government. The state government functionaries are registering the deaths and births of the people in the country. So there is certainly a scope of lapse. That's why the Registrar General of India has proposed that there should be an amendment to this RBDA Act, and so that this maintenance of database of registered births and deaths can be maintained at the national level. Okay, so this of course database can also be utilized later for population register, electoral register, Aadhaar, ration card, and so on. So that's what Registrar General of India is proposing, and if this is accepted, then it would bring a uniformity in registration of births and deaths across the country. Okay, that would be helpful, of course, but of course the state governments would start crying about federalism in the country. Okay, anyways, what is Registrar General of India? It is of course under the Ministry of Home Affairs. It conducts the population census. Registration of births and deaths are monitored in India by RGI, and even the fertility and mortality rates estimates are given by Registrar General of India using the sample registration system. Okay, so this sample registration is the largest demographic sample survey in the country. So the next topic is Kwar Hydroelectric Project. So Cabinet Committee on Economic Affairs has given approval to this Kwar Hydroelectric Power Project, which will be located on the river Chenab, that is in Kishtwar district. And this project will be implemented by Chenab Valley Power Projects Private Limited, which is of course a joint venture between NHPC and Jammu Kashmir State Power Development Corporation. This project is poised to be commissioned within 54 months, and it will of course be a part of the Indus Basin. And in future, 4 more projects are coming up in the same district.
So there will of course be questions about this project by Pakistan in the future, because it is being constructed on Chenab River, and Pakistan opposes it because Pakistan says that Chenab River has been allocated to Pakistan according to Indus Water Treaty. But is it correct? Let us see all that. So, of course, this Indus Water Treaty was signed in 1960, and it divides the use of 6 rivers of Indus Basin between India and Pakistan. So, 3 western rivers, that is Jhelum, Chenab, and Indus, were allocated to Pakistan, and India got control over the 3 eastern rivers, that is Ravi, Beas, and Satluj. But India was allowed to use these western rivers for non-consumptive purposes. I'm sorry, this is not consumption purpose, but non-consumptive purpose, like you can make a dam there. So you're not stopping the water, you are allowing the water to flow, but you are just using that water for uh, hydroelectric purposes, or even small irrigation projects are also allowed in this treaty. But you cannot construct large storage dams or irrigation systems on these western rivers, because they are being allocated to Pakistan. So we are not violating the treaty, because we are only constructing a hydroelectric project on this Chenab River, and we're not stopping the water. Okay, so of course this treaty was brokered by World Bank, and it also provides an arbitration mechanism to solve these disputes amicably, and a permanent Indus Commission was also established to manage and implement this treaty. Okay, so the next topic is Health Professional Registry. So National Health Authority has rolled out the module for nurses on Health Professional Registry, so that they can register themselves on this Health Professional Registry of the ABDM, that is the Ayushman Bharat Digital Mission. So of course the module for doctors have already been released, and their onboarding has already started. Now the next turn is for nurses to be onboarded on this system, and slowly we want all healthcare professionals like paramedicals, grassroots level community workers, medical support staff, all allied healthcare professionals also to be registered themselves on this registry. So this registry is basically a repository of all healthcare professionals under the Ayushman Bharat Digital Mission, and once onboarded, they will have an access to all they will be able to connect themselves with patients, and even the patients would be able to connect themselves with these healthcare providers. And this onboarding on HPR would allow these healthcare professionals to have a unique and trustable identity. Their online presence would be available, and even the patients would be able to discover what kind of healthcare professionals are available in their vicinity. So you know about the National Health Authority also, that it is the apex body which is implementing this Ayushman Bharat Digital Mission, and it is also implementing the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana of the government. Okay, so these were our topics for today. We have also shared the weekly compilation of current affairs in our Telegram group today. Just read that also. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.